दोस्तों, क्या कोई माँ इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि अपनी 3 साल की बुखार में तपती बेटी को चारपाई पर तड़पता छोड़ दे। क्या कोई पत्नी इतनी बेवफा हो सकती है कि जिस पति ने उसके लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, उसी की जमा पूंजी चुराकर अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में बैठकर भाग जाए। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि इस कहानी का अंत ऐसा है जिसने पूरे गांव को रुला दिया था। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने ऐशो आराम के लिए ममता का गला घोट दिया और फिर किस्मत ने उससे ऐसा हिसाब लिया कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब चलते हैं कहानी की गहराइयों में। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर की। वही गांव जहां सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम खेतों से लौटते बैलों की घंटियों से। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, एक हैंडपंप था और था ढेर सारा प्यार। इस घर में रहता था सूरज, एक मेहनती राजमिस्त्री। उसके हाथों में हुनर था और दिल में सोना। उसकी पत्नी थी काजल, गांव की सबसे खूबसूरत बहू, जिसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के गांव तक थे। और इन दोनों की दुनिया थे उनके 2 बच्चे, 9 साल का आरव और 3 साल की नन्ही परी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको 10 साल पीछे ले चलती हूँ, क्योंकि इस कहानी का दर्द समझने के लिए पहले इसका प्यार समझना ज़रूरी है। 10 साल पहले सूरज और काजल की शादी कोई मामूली शादी नहीं थी। दोनों एक ही इलाके के मेले में पहली बार मिले थे। काजल चूड़ियों की दुकान पर खड़ी थी और उसकी कलाई में हरी चूड़ियाँ फंस गई थी। तभी दुकानदार की जगह खड़े सूरज ने बड़ी नरमी से कहा था, बहन जी, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आप हाथ ढीला छोड़िए, चूड़ी खुद रास्ता बना लेगी। चूड़ियाँ ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार से चढ़ती हैं। काजल हंस पड़ी थी और उस एक हंसी में सूरज अपना दिल हार गया था। फिर मुलाकातें बढ़ी, नज़रें मिली और एक दिन सूरज ने हिम्मत करके काजल के पिता के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं गरीब हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आपकी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी हथेलियों में छाले पड़ जाएं मंजूर है, लेकिन काजल के पैरों में कभी कांटा नहीं चुभने दूंगा। शादी हुई और सूरज ने अपना वादा निभाया भी। वह सुबह 4 बजे उठता, दूसरों के घरों की दीवारें चिनता, तपती धूप में ईंटें ढोता और शाम को लौटते वक्त काजल के लिए कभी गजरा लाता, कभी बिंदी का पत्ता, कभी उसकी पसंद की जलेबी। रात को जब काजल खाना परोसती तो सूरज पहला निवाला हमेशा उसकी तरफ बढ़ाता और कहता, पहले तू, मेरी थकान तो तेरे हाथ का खाना देखकर ही उतर जाती है। दोस्तों, यह वही प्यार था जिसके लिए बड़े बड़े महलों वाली औरतें तरसती हैं, और यह प्यार एक कच्चे घर के आंगन में हर रोज़ बरसता था। फिर आरव पैदा हुआ। सूरज ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। 6 साल बाद परी आई तो सूरज खुशी से पागल हो गया था। उसने परी को पहली बार गोद में लेकर कहा था, काजल देख, भगवान ने हमें लक्ष्मी दी है, अब हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वक्त हर किसी को एक जैसा नहीं रखता और कभी कभी अंधेरा दीवारों से नहीं, दिलों से आता है। धीरे धीरे काजल के मन में एक कीड़ा पलने लगा, तुलना का कीड़ा। उसकी बचपन की सहेली रजनी शहर के एक ठेकेदार से ब्याही थी। रजनी जब भी गांव आती तो उसके हाथ में महंगा मोबाइल होता, गले में सोने की चेन होती और बातों में शहर की चमक होती। रजनी कहती, काजल तू इतनी सुंदर है, हीरोइनों जैसी, और देख तेरी किस्मत मिट्टी के घर में गोबर के उपले थाप रही है।
तेरे जैसी सुंदरता तो शहर के बंगलों के लिए बनी है री। पहले पहले काजल हंसकर टाल देती थी, लेकिन दोस्तों, जहर एक दिन में असर नहीं करता, वह बूंद बूंद उतरता है। अब काजल को अपने घर की मिट्टी से बदबू आने लगी, सूरज के पसीने से चिढ़ होने लगी। रात को जब सूरज थका हारा उसके पास बैठता तो काजल मुंह फेर लेती, दूर हटो, सीमेंट की गंध आती है तुमसे। सूरज चुपचाप हैंडपंप पर जाकर दोबारा नहाता और मन ही मन सोचता, शायद थक गई है बेचारी, घर बच्चे सब अकेले संभालती है, कल इसके लिए नई साड़ी ले आऊँगा। दोस्तों, यही तो फ़र्क था दोनों में। सूरज काजल की हर नाराज़गी में अपनी कमी ढूंढता था और काजल सूरज की हर मेहनत में अपनी बदकिस्मती। फिर आया वह मनहूस दिन जब गांव में दशहरे का मेला लगा। काजल रजनी के साथ मेले गई थी। वहीं रजनी ने उसकी मुलाकात करवाई अपने पति के बिजनेस पार्टनर से, विक्रम। शहर का रहने वाला, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, कलाई में चमकती घड़ी और जुबान पर शहद। विक्रम ने काजल को देखते ही कहा, अरे रजनी जी, आपने बताया नहीं कि आपके गांव में इतनी खूबसूरत, माफ़ कीजिए, मुझे लगा किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ। काजल के गाल शर्म से लाल हो गए। बरसों बाद किसी ने उसकी तारीफ़ की थी, ऐसी तारीफ़ जैसी वह सुनना चाहती थी। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई बर्बादी की कहानी। विक्रम ने रजनी के जरिए काजल तक एक सस्ता स्मार्टफोन पहुंचवा दिया। गिफ्ट है दोस्ती का। काजल ने वह फ़ोन घर में अनाज की कोठी के पीछे छुपा दिया। अब दिन में जब सूरज मजदूरी पर होता और आरव स्कूल में, काजल घंटों विक्रम से बातें करती। विक्रम उसे सपने दिखाता, काजल तुम इस कीचड़ के लिए नहीं बनी, मेरे साथ चलो, शहर में तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, बड़ा फ्लैट, गाड़ी, नौकर चाकर, तुम सिर्फ हाँ तो बोलो। और जब काजल कहती, लेकिन मेरे बच्चे, तो विक्रम हंसकर कहता, बच्चे तो बाप के होते हैं काजल, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। जवानी 4 दिन की होती है, गोबर थापते थापते बूढ़ी हो जाओगी। दोस्तों, ममता और लालच की इस जंग में धीरे धीरे लालच जीतने लगा। काजल अब आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, बच्चों के रोने पर झल्लाती, परी दूध मांगती तो झिड़क देती, आरव होमवर्क पूछता तो थप्पड़ दिखाती, और सूरज, वह बेचारा अब 2 शिफ्टों में काम करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि पैसों की कमी ही काजल की उदासी की वजह है। वह नहीं जानता था कि उसकी गृहस्थी की नींव में कोई और सेंध लगा चुका है। और फिर आया वह दिन जिस दिन से इस कहानी का असली दर्द शुरू होता है। सावन का महीना था। 2 दिन से परी को तेज बुखार था। उसका नन्हा सा जिस्म अंगारे की तरह तप रहा था। सूरज सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा था, पट्टियाँ रखता रहा था। सुबह होते ही उसने काजल से कहा, काजल, मैं ठेकेदार से एडवांस लेकर शाम को सीधा दवाई लेकर आऊँगा। और सुन, अलमारी में जो पैसे रखे हैं वो परी के इलाज के लिए हैं। अगर दोपहर तक बुखार ना उतरे तो पड़ोस के रामू काका के साथ उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाना। फिर उसने परी का तपता माथा चूमा, आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना, शाम को तेरे लिए नई कॉपी किताब लाऊंगा। आरव मुस्कुराया और परी के लिए गुड़िया, पापा। सूरज हंसा, हाँ मेरे शेर, और तेरी माँ के लिए फूलों वाली साड़ी। दोस्तों, सूरज को क्या पता था कि जिस औरत के लिए वह साड़ी का सपना लेकर निकल रहा है, वह आज उसके सपनों का जनाजा निकालने वाली है। सूरज के जाते ही काजल का चेहरा बदल गया। आज विक्रम आने वाला था, हमेशा के लिए ले जाने। काजल ने कोठी के पीछे से फ़ोन निकाला। मैसेज चमका, 12 बजे गांव के बाहर पीपल वाले मोड़ पर गाड़ी खड़ी होगी, सब कुछ छोड़कर आ जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। काजल ने अलमारी खोली, अपनी शादी का जोड़ा, गहने, अच्छी साड़ियाँ सब बैग में भरने लगी। तभी उसकी नज़र उस पुरानी डिबिया पर पड़ी जिसमें सूरज ने परी के इलाज के लिए 1-1 रुपया जोड़कर पैसे रखे थे। 11,000 रुपये। सूरज की महीनों की हड्डियाँ गलाने वाली मेहनत। काजल का हाथ एक पल के लिए रुका, सिर्फ एक पल। फिर उसने पूरी डिबिया खाली करके पैसे अपने ब्लाउज में खोस लिए।
दोस्तों सोचिए, जिस माँ की बच्ची बुखार में जल रही हो, वह माँ उसी बच्ची के इलाज के पैसे चुरा रही थी अपने यार के साथ भागने के लिए। धरती भी उस पल शर्म से फट जाना चाहती होगी। काजल ने लाल साड़ी पहनी, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाई, बाल खोले और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। तभी पीछे से नन्ही सी आवाज़ आई, मम्मी। आरव दरवाजे पर खड़ा था, गोद में तपती हुई परी। मम्मी, परी बहुत गर्म है, रो भी नहीं पा रही अब। आप तैयार हुई हो, डॉक्टर के पास ले जा रही हो ना इसे। आप कितनी अच्छी हो मम्मी। दोस्तों उस मासूम की आंखों में उम्मीद थी और माँ की आंखों में पत्थर। काजल ने बैग कंधे पर डाला और ठंडी आवाज़ में कहा, रास्ते से हट। आरव ने रास्ता नहीं छोड़ा। मम्मी पहले परी को दवाई। और तभी काजल ने एक झटके से आरव को धक्का दिया। 9 साल का बच्चा गोद में बीमार बहन को संभाले लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। परी के रोने की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई। काजल चीखी, खबरदार जो मेरे पीछे आए, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तंग आ गई हूँ तुम दोनों से, तुम्हारे उस मजदूर बाप से, इस गोबर से लिपे घर से। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी का श्राप हो, मनहूस हो तुम दोनों। अब अपने बाप के गले पड़ो जाकर। आरव रोते हुए दौड़ा और माँ का पल्लू पकड़ लिया। मम्मी मत जाओ, हम भूखे हैं मम्मी। परी मर जाएगी मम्मी, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, कभी तंग नहीं करेंगे मम्मी। काजल ने पल्लू छुड़ाने के लिए आरव के मासूम गाल पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वह आंगन की मिट्टी में जा गिरा। उसके होठ के कोने से खून की एक बूंद टपकी और उसी मिट्टी में मिल गई जिस मिट्टी को उसकी माँ कीचड़ कहती थी। काजल ने पलटकर नहीं देखा, वह दरवाज़ा लांघ गई। गली के मोड़ पर काली गाड़ी खड़ी थी, शीशा नीचे हुआ। विक्रम मुस्कुराया, आओ रानी, तुम्हारा महल इंतज़ार कर रहा है। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई और उस धूल में खड़ा एक 9 साल का बच्चा खून लगे होठों से बस इतना पूछ रहा था, भगवान जी, क्या मम्मियाँ भी झूठी होती हैं। दोस्तों अब जरा उस शाम की कल्पना कीजिए जब सूरज घर लौटा। उसके एक हाथ में दवाई की पर्ची और फल थे, दूसरे हाथ में परी के लिए लाल फ्रॉक वाली गुड़िया, आरव की कॉपियाँ और काख में दबी थी वह फूलों वाली साड़ी जो उसने ठेकेदार से एडवांस लेकर काजल के लिए खरीदी थी। वह गुनगुनाता हुआ आंगन में दाखिल हुआ, काजल, ओ काजल, देख तो आज मैं क्या क्या लाया हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा था और कमरे के कोने से आ रही थी सिसकियों की आवाज़। सूरज दौड़कर अंदर गया और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े गायब थे, पैसों की डिब्बियाँ औंधी पड़ी थी और कोने में आरव बेहोश परी को सीने से चिपकाए सूजी आंखों से बाप को देख रहा था। पापा, मम्मी चली गई, वो कह रही थी हम मनहूस हैं। पापा, परी आंख नहीं खोल रही। गुड़िया, साड़ी, फल सब सूरज के हाथों से छूटकर ज़मीन पर बिखर गए। एक पल को लगा जैसे उसकी सांसें भी रुक गई। लेकिन दोस्तों बाप के पास टूटने का वक्त नहीं होता। सूरज ने अगले ही पल परी को गोद में उठाया, आरव का हाथ पकड़ा और नंगे पांव अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव की कीचड़ भरी गलियों में एक बाप दौड़ रहा था, सीने से चिपकी बेटी की धड़कनें गिनता हुआ और आसमान से गिरती बूंदें उसके आंसुओं को छुपा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, निमोनिया बिगड़ गया है, भर्ती करना होगा, 15,000 का इंतजाम कीजिए। सूरज ने जेब टटोली। 320 रुपये। जिस औरत के लिए उसने अपनी जवानी ईंटों में चीन दी, वही औरत उसकी बेटी की सांसों की कीमत चुरा कर ले गई थी। उस रात सूरज अस्पताल के बरामदे में हाथ जोड़कर बैठा था। हे भगवान, काजल को मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी परी का क्या कसूर था। उसकी सांसें मत छीनना प्रभु, चाहे बदले में मेरी उम्र ले लो। पास बैठा आरव अपने बाप के आंसू पोंछ रहा था। पापा, आप मत रो, मैं हूँ ना। दोस्तों उस रात एक 9 साल का बच्चा अपने बाप का बाप बन गया था। अगली सुबह सूरज ने वह कर दिया जो एक बाप ही कर सकता है। उसने अपने पिता की आखिरी निशानी
खेत का वह छोटा सा टुकड़ा साहूकार के पास गिरवी रख दिया। परी का इलाज हुआ और 7 दिन बाद जब परी ने आंखें खोलकर पापा कहा तो सूरज बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। गांव वालों ने पहली बार किसी मर्द को यूं बिलखते देखा था। लेकिन दोस्तों, वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे आंसू एक बाप की जीत के थे। अब दोस्तों, कहानी के 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता गांव में था जहां संघर्ष था लेकिन सच्चाई थी, और दूसरा रास्ता शहर में था जहां चमक थी लेकिन दलदल था। पहले चलते हैं शहर। विक्रम काजल को एक आलीशान फ्लैट में ले गया। शुरू के दिन सपने जैसे थे, महंगे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा। काजल को लगा उसने सही फैसला किया। रात को जब कभी आरव का खून लगा चेहरा या परी की सिसकियाँ याद आती तो वह एसी तेज कर देती और सोचती, नहीं, मैंने अपनी खुशी चुनी है, इसमें गलत क्या है। दोस्तों, इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से ही बोलता है। लेकिन चांदनी 4 दिन की थी। महीना बीतते बीतते विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वह रात रात भर गायब रहता, शराब में धुत लौटता। काजल सवाल करती तो जवाब गालियों में मिलता। एक रात काजल ने रोते हुए कहा, विक्रम, तुमने तो कहा था रानी बनाकर रखोगे। विक्रम ने ठहाका लगाया, रानी? अरे पगली, जो औरत अपने जिगर के टुकड़ों को बुखार में तड़पता छोड़ सकती है, अपने पति के पैसे चुरा सकती है, वो किसी की रानी नहीं बन सकती। जो अपनों की ना हुई वो मेरी क्या होगी। तू मेरे लिए बस एक शौक़ थी और शौक़ पुराने हो जाते हैं। दोस्तों, यह वही तर्क था जो एक दिन काजल की आत्मा को अंदर तक छलनी करने वाला था। धीरे धीरे पता चला कि विक्रम शादीशुदा है, जुए और सट्टे में डूबा हुआ है। काजल के लाए गहने कब बिक गए उसे पता भी नहीं चला। और फिर आई वह भयानक रात जब विक्रम 2 अजनबी आदमियों के साथ घर आया और बोला, ये रही वो औरत, सौदा पक्का, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी। काजल की चीख निकल गई, विक्रम, तुम मुझे बेच रहे हो। विक्रम ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, बेच नहीं रहा, कर चुका रहा हूँ। वैसे भी तूने कौन सा मुझे मुफ्त में पाया था। काजल उन दरिंदों के चुंगल से किसी तरह उस रात भाग निकली। खिड़की तोड़कर नंगे पांव फटे कपड़ों में वह भागती रही। सड़कों पर, फुटपाथों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर जो हाथ कभी मेहंदी से सजते थे वे अब भीख का कटोरा थामे थे। जो चेहरा आईने से हटता नहीं था वह अब धूल में ऐसा अटा था कि खुद काजल भी उसे ना पहचाने। और दोस्तों, हर रात जब वह किसी फुटपाथ पर सिकुड़ कर सोती तो उसके कानों में 2 ही आवाज़ें गूंजती, मम्मी मत जाओ, हम भूखे हैं। और जो अपनों की ही ना हुई वो किसी की नहीं होती। उधर गांव में दोस्तों, वक्त ने करवट ली। सूरज ने कसम खाई थी, मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वह सुबह 4 बजे उठता, चूल्हा जलाता, रोटियां बेलता। शुरू में रोटियां नक्शे जैसी बनती तो आरव हंसकर कहता, पापा, आज हिंदुस्तान का नक्शा खिलाओगे क्या। और सूरज हंस देता। वह परी की चोटी बनाना सीखा। आरव के स्कूल की मीटिंग में जाता, रात को बच्चों को कहानियाँ सुनाता। गांव की औरतें कहती, देखो री, मर्द होकर माँ बन गया सूरज। आरव पढ़ाई में इतना तेज निकला कि हर क्लास में अव्वल आता। स्कूल की मास्टरनी मीरा दीदी, जो खुद विधवा थी और गांव के बच्चों को अपनी औलाद की तरह पढ़ाती थी, वह परी को अपने पास बिठाकर पढ़ाती, उसके बाल संवारती, तीज त्योहार पर उसे मेहंदी लगाती। गांव वालों ने कई बार सूरज से कहा, सूरज बेटा, मीरा से ब्याह कर ले, बच्चों को माँ मिल जाएगी। लेकिन सूरज हाथ जोड़ देता, काका, जिस घाव पर मरहम बच्चों की मुस्कान से लग रहा हो वहाँ अब कोई नया रिश्ता नहीं, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया हैं। और वैसे भी मोहब्बत मैंने एक बार की थी, पूरे दिल से की थी, दिल अब बचा ही कहाँ है। दोस्तों, यही होती है सच्ची मोहब्बत, जो धोखा खाकर भी बदनाम नहीं होती। देखते देखते 7 साल बीत गए। सूरज ने खेत छुड़ा लिया, कच्चे घर की जगह पक्का घर बना लिया। आरव 16 साल का हो गया, कद काठी में बाप जैसा, संस्कारों में बाप से भी बढ़कर,
परी 10 साल की हो गई। चेहरा हूबहू काजल जैसा, लेकिन आंखों में काजल जैसा घमंड नहीं। सूरज जैसी करुणा थी। वह रोज़ शाम आंगन में तुलसी के आगे दिया जलाती और कहती, भगवान जी मेरे पापा को लंबी उम्र देना, मेरे पापा ही मेरी माँ हैं। और फिर दोस्तों 7 साल बाद एक दिन सूरजपुर की उसी गली में एक साया लोटा, फटी साड़ी, बिखरे सफ़ेद होते बाल, पैरों में बिवाइयाँ, हाथ में टूटा कटोरा, काजल, भूख, ठोकरों और पछतावे ने उसकी उम्र 20 साल आगे बढ़ा दी थी। वह अपने ही घर के सामने वाली दीवार से लगकर बैठ गई और उस पक्के मकान को देखती रही जो उसके छोड़े हुए खंडर पर खड़ा हुआ था। आंगन से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। परी चहक रही थी, भैया आज रसोई में मेरी मदद करो, पापा आते ही होंगे। काजल के कलेजे में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। यही तो था उसका परिवार जो उसके बिना अधूरा नहीं बल्कि पूरा हो चुका था। तभी गेट खुला और साइकिल पर आरव निकला। जवान चमकता चेहरा। काजल की सांस अटक गई। मेरा मेरा आरव। आरव की नज़र दीवार से लगी उस भिखारन पर पड़ी। उसे तरस आया। उसने जेब से 20 रुपए निकालकर कटोरे में डाले। अम्मा घर में खाना बना है, रुकना तो परी से कहकर भिजवा दूँ। दोस्तों बेटा अपनी सगी माँ को अम्मा कहकर भीख दे रहा था और माँ का कलेजा फट रहा था, लेकिन जुबान पर ताला था। किस मुंह से कहती कि मैं तेरी माँ हूँ, उसी मुंह से जिसने इन्हें मनहूस कहा था। काजल ने कुछ नहीं कहा। वह गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर रहने लगी। पुजारी जी दयालु थे, प्रसाद दे देते, ओसारे में सोने देते। गांव वाले उसे पगली अम्मा कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह पगली कभी इसी गांव की सबसे सुंदर बहू थी। और काजल वह रोज़ छुपकर अपने घर की गली तक जाती, दूर से परी को स्कूल जाते देखती, आरव को खेत से लौटते देखती, सूरज को बच्चों के साथ हंसते देखती और लौटकर मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों रोती। हे महादेव मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे मुझे माँ कह दें, फिर चाहे मेरी सांसें ले लेना। दोस्तों कहते हैं महादेव भोले हैं, वे प्रार्थना सुनते ज़रूर हैं लेकिन उसे पूरा अपने तरीके से करते हैं। और काजल की यह प्रार्थना जिस तरीके से पूरी होने वाली थी उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सावन का महीना फिर लौटा, वही महीना जिसमें 7 साल पहले काजल घर छोड़कर भागी थी। गांव में तीज का मेला लगा था। वही मेला, झूले, चूड़ियों की दुकानें, मिठाइयों की खुशबू। परी अपनी सहेलियों के साथ मेले आई थी। सूरज और आरव भी पीछे पीछे थे और मेले के एक कोने में चुपचाप काजल भी खड़ी थी, सिर्फ अपनी बेटी को दूर से जी भर कर देखने के लिए। परी ने हरी चूड़ियाँ पहनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी काजल ने उस पहली मुलाकात में पहनी थी। काजल की आंखें भर आई। बिल्कुल मुझ पर गई है, भगवान करे सिर्फ शक्ल मुझ पर जाए, कर्म अपने बाप के मिले इसे। तभी दोस्तों वह हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मेले के पास से मुख्य सड़क गुजरती थी। परी अपनी सहेलियों का हाथ थामे सड़क पार कर रही थी कि तभी उसकी चप्पल का फीता उलझा और वह सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी और सामने से ब्रेक फेल हुआ। गन्ने से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू सीधा परी की तरफ चीखें गूंज उठी, बचाओ, हटो परी। सूरज और आरव दौड़े लेकिन दूरी बहुत थी। पूरे मेले की सांसें थम गई। मौत और परी के बीच बस 2 पल का फासला था और तभी भीड़ को चीरती हुई एक फटेहाल औरत बिजली की रफ्तार से दौड़ी। दोस्तों वह काजल थी, वही काजल जो 7 साल पहले इसी बच्ची को मरने के लिए छोड़ गई थी। आज उसी बच्ची और मौत के बीच दीवार बनकर कूद पड़ी। उसने पूरी ताकत से परी को धक्का देकर सड़क से बाहर फेंका। परी किनारे की नरम मिट्टी में जा गिरी, सुरक्षित। और अगले ही पल ट्रॉली का पहिया काजल के ऊपर से गुजर गया। एक चीख और फिर सन्नाटा। पूरा मेला जड़ हो गया। सूरज दौड़कर पहुंचा। सड़क पर खून से लथपथ पड़ी उस औरत को उसने सहारा देकर उठाया। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो।
तुमने मेरी बच्ची की जान। और तभी सूरज की नज़र उस औरत की कलाई पर पड़ी। कलाई पर एक पुराना जला हुआ निशान था, वही निशान जो शादी के पहले साल चूल्हे पर रोटियां सेकते वक्त पड़ा था, जिस पर सूरज ने रात भर हल्दी का लेप लगाया था। सूरज का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आवाज़ गले में टूट गई। काजल, यह तुम हो? पूरे मेले में सन्नाटा पसर गया। गांव की औरतों के हाथों से चूड़ियों के थैले छूट गए। पुजारी जी बुदबुदाए, पगली अम्मा सूरज की घरवाली थी। आरव जो परी को संभाल रहा था पत्थर बन गया, और परी वह धीरे धीरे उस खून से सनी औरत के पास आई जिसने अभी अभी उसे नई जिंदगी दी थी। काजल ने कांपती पलकों से आंखें खोली। सामने सूरज था, आरव था, परी थी। 7 साल की तपस्या के बाद आज उसका पूरा परिवार उसके सामने था। लेकिन किस मोड़ पर उसने खून से सने होठों से टूटती सांसों में कहा, सूरज मुझे हाथ मत लगाओ, मैं इस लायक नहीं। मैंने तुम्हारी अमानत में सेंध लगाई थी, बच्चों के इलाज के पैसे चुराए थे। मैं माँ नहीं, डायन थी। सूरज की आंखों से आंसू की धार बह निकली। चुप चुप कर काजल, कुछ नहीं होगा तुझे। आरव, कोई गाड़ी लाओ। लेकिन काजल ने कमज़ोर हाथ से सूरज का हाथ थाम लिया। नहीं सूरज, अब मत रोको। 7 साल से रोज़ मरती थी, आज जीकर मरने दो। फिर उसकी धुंधलाती आंखें आरव की तरफ घूमी। आरव बेटा, उस दिन जो थप्पड़ मारा था, आज उसका हिसाब भगवान ने ले लिया। अपनी माँ को माफ़ मत करना बेटा, बस भूल जाना। आरव, वही आरव जिसने 7 साल माँ का नाम तक नहीं लिया था, घुटनों के बल गिर पड़ा और माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो मम्मी, मैंने आपको भीख दी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। 7 साल बाद मम्मी शब्द सुनकर काजल के मुरझाए चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह मुस्कान देखकर पूरा गांव फूट फूट कर रो पड़ा। पत्थर दिल भी पिघल गए। जो औरतें कल तक उसे पगली कहती थी, वे आंचल से मुंह ढांपे सिसक रही थी। फिर काजल ने आखिरी बार परी की तरफ देखा। परी सहमी हुई खड़ी थी। काजल ने कांपता हाथ उठाया, लेकिन छूने से पहले रोक लिया। नहीं, मेरे पापों वाले हाथ मेरी परी को गंदा कर देंगे। और तभी दोस्तों, परी ने खुद वह हाथ थाम लिया और अपने गाल से लगा लिया। माँ, बस यह एक शब्द, जिस शब्द के लिए काजल ने महादेव से सांसों का सौदा किया था, वह शब्द उसे मिल गया। काजल ने भीगी आंखों से आसमान की तरफ देखा। सुन ली महादेव, तूने सुन ली। फिर उसने सूरज की तरफ देखा और बुझती आवाज़ में कहा, सूरज, अगले जन्म में फिर मिलना। उस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर, तुम्हारे आंगन की तुलसी बनकर। वाक़या पूरा नहीं हुआ। हाथ ढीला पड़ गया, आंखें खुली रह गई। लेकिन इस बार उन आंखों में लालच नहीं था, सुकून था। काजल चली गई, लेकिन इस बार भाग कर नहीं, अपने बच्चे की जान बचाकर अपने परिवार की गोद में माँ बनकर गई। दोस्तों, उस शाम सूरजपुर में किसी घर का चूल्हा नहीं जला। जिस औरत से गांव नफरत करता था, उसकी अर्थी को कंधा देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। सूरज ने पति होने का आखिरी फर्ज निभाया। आरव ने बेटे का, और परी ने अपनी माँ की चिता के पास वही हरी चूड़ियाँ रख दी। माँ, ये तुम्हारे लिए। 13वीं के दिन पुजारी जी ने भरी सभा में कहा, गांव वालों, काजल ने पाप किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखना, उसने अपने पाप की कीमत 7 साल की ठोकरों से चुकाई और आखिरी सांस अपने बच्चे की जान बचाकर दी। इंसान का आखिरी कर्म ही उसका असली परिचय होता है। नफ़रत पाप से करो, पापी से नहीं, क्योंकि पछतावे की आग में जलकर जो लौटता है वह कुंदन बन जाता है। वक्त बीता, आरव पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बना और अपनी पहली तनख्वाह से उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रय घर बनवाया। बेसहारा औरतों के लिए नाम रखा माँ की छाँव। परी बड़ी होकर मीरा दीदी जैसी अध्यापिका बनी। और सूरज, वह आज भी हर तीज पर मेले जाता है, चूड़ियों की दुकान पर रुकता है, हरी चूड़ियों को छूता है और आसमान की तरफ देखकर
धीरे से मुस्कुरा देता है, अगले जन्म में पक्का। तो दोस्तों, यह थी काजल, सूरज, आरव और नन्ही परी की दिल चीर देने वाली कहानी। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, चकाचौंध के पीछे भागने वाले अक्सर अपने असली हीरे कीचड़ में छोड़ आते हैं और जब आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी, एक बाप जब ठान ले तो वह माँ भी बन सकता है। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से निभते हैं। और तीसरी, सबसे बड़ी सीख, कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है, लेकिन सच्चा पछतावा और आखिरी नेक कर्म बड़े से बड़े पाप का बोझ भी हल्का कर देता है। अब दोस्तों, जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है, आपकी नज़र में काजल को उसके आखिरी बलिदान के बाद माफ़ी मिलनी चाहिए थी या नहीं? और क्या सूरज ने अकेले बच्चों को पालकर सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपसे कभी ना छूटें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।